चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने डिस्कस कर लिया। आर हमने आई ई कर लिया, ठीक है। और इनको हमने एक इफेक्ट से कनेक्ट करके रखा, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमको कनेक्ट भी करके रखना है, इसी से हमको कनेक्ट भी करके रखना है। तो हमने एक अभी तक एक्सेप्शन पढ़ा था किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी में। एक अभी हमको एक्सेप्शन पढ़ना है, और वो एक्सेप्शन पढ़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल उस एक्सेप्शन में जो आपका इफेक्ट है, उस इफेक्ट में जो एग्जांपल दूंगा वो खुद एक एक्सेप्शन होगा, ठीक है, जो कि हमें एटॉमिक रेडियस में पढ़ना है। तो पहले मैंने तो ये समझाना था, फिर मैं उसको ये समझाऊंगा। एंड उस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। उस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था आपको टॉप टू बॉटम जो होगी आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। एल्यूमिनियम एंड गैलियम कंसिक्वेंसली एक ही ग्रुप में आता है 13 ग्रुप में, और ये आता है 13 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, और ये थर्ड एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका है 31, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। और इसका अगर मैं इसको AR लिख लूँ तो ये आ जाएगा 3p10, 4s2, 4p1। ये हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, हमने देखा कि दो एक्सपेरिमेंटली इनका दोनों का रेडियस सेम है। अब ये गड़बड़ होगी, कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या क्या नाम है इसके, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं आप स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बोल सकते हैं, या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसको बोल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। मैं एक एटम बनाता हूँ कटा हुआ, ठीक है, आधा कटा हुआ, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ बनाते हैं। फिफ्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट शेल में सबसे जो होती है एक एस, ठीक है। सेकंड शेल में दो होती है एस एंड पी, दोनों होते हैं, तो एस एंड पी मैंने दोनों बना दिए, ठीक है। इसमें एस पी डी तीनों होते हैं, तो थर्ड में मैंने एस पी डी तीनों बना दिए, ये वाली, ठीक है। अब इसमें फोर्थ में होता है आपका एस पी डी एफ, तो इसमें चारों बना रहा हूँ, एस पी डी एफ, इस तरीके से कुछ बन गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बन गया। अब मैं इसको एल्यूमिनियम को सेट करता हूँ उसमें 1s2, 2s2, 2p6, तो 2s2 और 2p6, 3s2, 3p1, तो 3s2 और 3p1। कोई बात नहीं, किसी के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन पता लगना चाहिए कि ये सेकंड सेल के अंदर है, ये थर्ड सेल के अंदर है, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10, और इसको लिखूंगा 4s2, 4p1। ये मेरे पास आ गया 4s2, 4p1, ठीक है। अब आपको एक बात थोड़ी देर के लिए याद रखनी होगी, ऐसा क्यों होता है वो मैं रीजन बिल्कुल रीजन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। बस 1 मिनट के लिए आप याद रख लें। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन एस पी डी एंड एफ, ये आप ऑर्डर 2 मिनट के लिए याद रखें। शील्डिंग का मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब दो बातें मैं आपको बताऊंगा, दो फोर्स मैं आपको बताऊंगा। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक जो न्यूक्लियस है वो फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर इस केस में न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, इन सभी के ऊपर भी न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस केस में यहाँ पर 31 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 31 इलेक्ट्रॉन। चलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सुन रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की। ये पहला फोर्स था मैंने बताया। अब यहाँ पर जो दो शेल हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन है, वे इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो जो सब शेल के सबसे बाहर वाला सब शेल होता है वो बाद वाली शेल को रिपेल करता है उसके इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ तो 1s है तो 1s इसको रिपेल करेगा, यहाँ 2s2 2p6 यानी कि p इसको रिपेल करेगा। अब थर्ड में क्या आया 3s2 3p6 3d, ये तो खत्म हो गया था p के बाद, इसको ये तो आगे रिपेल नहीं करेगा, इसको तो रिपेल ये कर रहा है, तो यहाँ पर d जो रिपेल करेगा वो इसको करेगा, ठीक है। अब हमने बताया हमारे पास दो टाइप के रिपल्सन है, सबसे आखिरी शेल पकड़ो, d पकड़ो, सबसे आखिरी शेल और उससे अंदर का सब शेल, सबसे आखिरी शेल और उसके अंदर वाली शेल का आउटरमोस्ट सब शेल, ये पकड़ गया। तो एल्यूमिनियम की केस में कौन रिपेल कर रहा है, ठीक कर रहा है ना, इसको शील्ड बोलते हैं ना, ढाल, ढाल बना लिया, तलवार और ढाल, ठीक है, बाहुबली वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसने बना लिया एक ढाल, एक ढाल इसने बना लिया, ठीक है। E और D दोनों में रिपेल कौन ज्यादा करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस P ज्यादा करेगा, कौन करेगा, P ज्यादा करेगा, ठीक है। तो P ने इसको रिपेल कर दिया, D इसको नहीं कर पाया, जब D इसको नहीं कर पाया तो ये भाई साहब खिसक के इसके पास आ गया, फोर्थ शेल लगभग थर्ड शेल के आसपास आ गई, कहाँ आ गई, फोर्थ शेल खिसक के थर्ड शेल के आसपास आ गई, क्यों, क्योंकि D उसको रिपेल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर P ने तो दिखाया क्या, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन, और यहाँ D ने दिखाया पुअर रिपल्सन, या हम कह सकते हैं ये दिखाएगा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये दिखाएगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो पुअर दिखाएगा वो रिपेल तो कर नहीं पाया अच्छे तरीके से। और यहाँ भाई साहब न्यूक्लियस में प्रोटॉन पहले बहुत सारे रखे, इस केस में तो 13 थे, यहाँ तो 31 है, एक 13 थे, ये रिपेल कर पा रहा था, बैलेंस हो रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था, बैलेंस हो रहा था, ये रिपेल भी नहीं कर रहा और ये अट्रैक्ट कर ही जा रहा है, तो भैया ये तो खिसक जाएगी, होगा नहीं होगा ऐसा, जब ऐसा होगा तो ये ओवरलैप कर जाएगी, लगभग थर्ड के आसपास आ जाएगी, इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस सेम, इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस सेम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यही मुझे आपको बताना था। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, due to the poor shielding effect of 3d orbital in gallium, atom shrinks, atom shrink कर जाएगा and hence radius will be decreased, so aluminium will have the radius nearly equal, exactly नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, गैलियम हल्का सा तो बड़ा रहेगा ही क्योंकि नंबर सेल बन चुकी है, बट नियरली इक्वल, इसीलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया, इक्विवेलेंट लगाया, नियरली इक्वल टू द गैलियम एटम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है, एक्सेप्शन हमने क्लियर कर लिया कि रेडियस इस तरीके से सेम क्यों होगी। अब बात आती है आपका एस के ऊपर, उससे पहले मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। ये हमने फिल किए थे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 13 प्रोटॉन 31 प्रोटॉन। अब यहाँ पर दो टाइप के फोर्स, अट्रैक्ट लगेगा, दूसरा फोर्स रिपेल, ठीक है। रिपल्सन ये याद रखना है, SPDF, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। जब रिपल्सन ये होगा तो सबसे बाहर वाली शेल को कौन फेस करेगा, यहाँ पर 2p किया, 2p ने किया, यहाँ पर किसने किया, 3d ने किया, और d और p में कौन रिपेल कर पाया ज्यादा, p कर पाया, तो p ने तो इसे बचा लिया अट्रैक्ट होने से टुवर्ड न्यूक्लियस, ये नहीं बचा पाया, ये इसकी वजह से अट्रैक्ट हो गया, श्रिंक हो गया एटम इन केस ऑफ गैलियम। अब बात आती है SPDF क्यों, ये ही क्यों, SPDF क्यों, S सबसे ज्यादा रिपेल क्यों कर पा रहा है, P कम क्यों कर पा रहा है, D और S क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके बारे में एक मिनट के लिए सोचो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए बात करते हैं। हमको पता है ऐसे सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, जब भी हमने लिखा है देखो, फर्स्ट तो ऐसी है, सेकंड का भी एस पहला आया, 3 का भी एस पहला आया, 4 का भी एस पहले आया, क्यों, यही सीक्वेंस है। तो यानी कि ऐसे सब शेल, हर एक शेल का सबसे ज्यादा पास होता है, तो किसी भी शेल में अगर आप मेजर करोगे तो एस का जो
एंगुलर मोमेंट बनेगा, एंगुलर शेप बनेगा। अगर मैं एस बनाता हूँ तो एस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास, फिर पी बनाया मैंने और फिर मैंने डी बनाया। यही तो मैंने यहाँ भी किया था, एस पी डी एफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज एक ये रखा है आपका, यही मान लेते हैं चलो, केस है एस का, इस वाले का पी का, और ये इलेक्ट्रॉन एस के रखे, एक और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। वो घूमेंगे घूमेंगे और इनको आगे यहाँ रिपल्सन देंगे, फिर घूमेंगे इनको आगे रिपल्सन देंगे, फिर घूमेंगे इनको आगे रिपल्सन देंगे, पी की बात। ठीक है, लेकिन यहाँ डी की अगर बात की जाए, ठीक है, डी की अगर बात की जाए, डी इससे बाहर है, इसका रेडियस भी ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा देर में आ पाएगा, साइज भी पड़ रहा है तो थोड़ा देर में आ पाएगा, रिपेल भी देर में करेगा, आएगा तो रिपेल भी देर में करेगा, तो रिपल्सन इस तरीके से कम मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट हमने किया, इसके वजह से मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। इसी के बेसिस पे एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी एक्सेप्शन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक एक्सेप्शन मैं करा चुका। ठीक है, इसके बाद मैंने एक रेडियस का एक्सेप्शन करा है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों का एक और है आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन क्या है, इसी के केस में, एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में, जब हमें पता लगा रेडियस सेम है, तो वो कह रहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, अगर इसका IE1 है और इसको मैं IE2 कह दूं, वैसा IE1 और 2 कहना गलत होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, IE एल्यूमिनियम एंड IE ऑफ गैलियम। अगर ये बात है तो वो कह रहा है ना कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो एक बात बताओ, हमने रेडियस के बारे में बात करी, अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूँ तो यहाँ नियरली इक्वल है दोनों का जब इक्वल है तो प्रोटॉन किसके पास ज़्यादा, गैलियम के, तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा, गैलियम का ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, और जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा उसी की आई ज़्यादा। तो आई के बारे में एल्यूमिनियम, ये मुझे आपको बता, तो गैलियम का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये था ये। चलिए, एक एक्सेप्शन ये रहा। एक्सेप्शन नंबर 2 है, एक्सेप्शन एग्जांपल एक्सेप्शन नंबर 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्शन नंबर 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था, 15 to 16 जब हम कर रहे थे। अब एक्सेप्शन नंबर 3, एक्सेप्शन नहीं है ये, चलो एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि IE second is always greater than IE first। ठीक है, IE सेकेंड हमेशा IE फर्स्ट से ज्यादा होती है, सॉरी IE सेकेंड हमेशा IE फर्स्ट से ज्यादा होती है, क्यों? ठीक है, ये हमें बताना है। अब ये IE2 और फर्स्ट सेकेंड क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी या टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है, बट अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड, थर्ड निकाला, थर्ड, फोर्थ निकाला, फोर्थ, ऐसे ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 हम नाम देते चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम से, उस समय जो एनर्जी हमारी लगी, वो जब हमने पहला निकाला था ना, दूसरे से पहले निकालना पड़ेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब हमने पहला निकाला था ना, उससे इस बार ज्यादा लगेगी, बिल्कुल लगेगी भाई। mg का एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास है 282 और हमने इसको mg प्लस में लेकर आए। ठीक है, ये हो गया हमारा 281, और फिर जब हम इसको mg2 प्लस में लेकर आए तब ये हमारा हो गया 28। ठीक है, यहाँ प्रोसेस लगा हमारा IE फर्स्ट और यहाँ प्रोसेस लगा हमारा IE सेकेंड। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस लगा IE सेकेंड, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हुआ, और जब ये हुआ तो इसको चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये गड़बड़ी हमारी कैसे हुआ, चलो चेक करते हैं। इस पर ध्यान रखना, हमने जब इसको इसमें किया, यहाँ
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चेक कर लेता हूँ भैया। मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, Mg प्लस के पास इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 12, प्रोटॉन तो उतने ही रहे। तो एक बात बताओ, इस सिस्टम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले जो एनर्जी लगा, बिल्कुल ठीक बात है, और अब इस सिस्टम से निकाल ले भैया, पहले तो रस्सी को खींचने वाले 12 थे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले 12 लोग थे। इस बार इलेक्ट्रॉन एक कम और हो गया, 12 लोग मतलब खींचने वाले अट्रैक्ट करने वाले 12 ही लोग हैं, तो भैया यहाँ तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं इसको केस फर्स्ट कहूँ और इसको केस सेकंड कहूँ, तो इसके लिए जो जेड इफेक्टिव आएगा, जेड इफेक्टिव सेकंड केस में भाई ज्यादा है फर्स्ट से, और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी आकर्षण एंथैल्पी ज्यादा, तो सेकंड केस का आईई भी ज्यादा होगा। कौन से सेकंड केस का? जब फर्स्ट प्लस से सेकंड प्लस में लेकर जाना, यानी कि इस प्रोसेस में जितना एनर्जी लगा ये ज्यादा लगेगा पहले वाले से। ठीक है बेटा। सो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शन और एग्जांपल अबाउट एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि हमें पढ़ने में। ठीक है, चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, तो ये हमने कुछ किए अभी आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी, और हमने किया एटॉमिक रेडियस बस, और हमने दो इफेक्ट किए अभी तक, जेड इफेक्ट और शेल इफेक्ट, और 3-4 हमने एक्सेप्शन किए। रेडियस में एल्यूमिनियम गैलियम, और वही एल्यूमिनियम गैलियम हमने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी में। फिर अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने 15-16 ग्रुप किया। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक ही किया हमने सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, अभी तो लास्ट किया है। सेकंड वाला ज़्यादा होता है फर्स्ट से, हमेशा ही होता है बेटा ये, क्योंकि हर बार क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो प्रोटॉन तो भैया ज़्यादा हो गए ना, प्रोटॉन तो ज़्यादा बच गए अंदर, अब खींचने वाले ज़्यादा लोग हो गए, बाहर रुकने वाले कम हो गए, तो ज़्यादा वाले जीत जाएंगे, और ज़्यादा वाले जीत जाएंगे तो फिर अट्रैक्ट टुवर्ड न्यूक्लियस हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा ज़्यादा। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16, ये सारे मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, सिवाय मैं 15 से स्टार्ट करता हूँ, 15 और 16 मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, बिल्कुल यही होती है, बिल्कुल यही होती है। हम कैलकुलेट भी करके आए हैं, किसमें? लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने कैलकुलेट किया था, सेकंड में इतना जो कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ जूल पर मोल। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतने जूल एनर्जी लगेगी, और ये हमें देनी पड़ेगी, ये तो हमें मिल रही थी, वो हमें देनी पड़ेगी, तो आई हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि जितना एनर्जी उसके पास है ना, वही एनर्जी उसको हमें देनी पड़ेगी वहां से निकालने के लिए। अब ये आई हो गया, ये जूल हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, तो जूल पर मोल करने के लिए इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, एन से मल्टीप्लाई करना और जूल पर मोल आ जाएगा, काम करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी करते हैं एक क्वेश्चन, एक ऑर्डर दिया 16 क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन नंबर 16 में लिथियम बोरॉन Ge कार्बन ON F, और लास्ट में इन्होंने Ne भी दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ जगह कम थी, तो इन्होंने कहा एक्सप्लेन व्हाई Be हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। एक बार बताओ, 3, 5 और ये है 4, ठीक है, तो 3, 4, 5 होना चाहिए था, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर बनेगा तो पीरियोडिक टेबल में तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन रखा है, लेकिन बोरॉन का कम है, बेरिलियम का ज्यादा है, ऐसा क्यों है भैया? ये वही रीजन है, ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s2 के पास, तो 1s2 ये रहा और 2s2 ये रहा। और जब ये दोनों फुलफिल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि अगले वाले में हो जाएगा। अगर मैं करूँ 1s2 2p1 कर लो इसके लिए, जैसे इसके लिए 2p1 करोगे तो
इसके लिए मैं ये दोनों सेम बनेंगे और 2p1 करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये तो जल्दी निकल जाएगा, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं नाइट्रोजन वाला, वही ये ग्रुप 15 और ये ग्रुप 16 है। हमने कहा था ग्रुप 15 का 16 से ज्यादा होता, वही यहाँ फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। भैया Na का कम होता है मैग्नीशियम से, क्यों? क्योंकि ये 281 है और ये 282 है, इसके पास प्रोटॉन 11 है, इसके पास प्रोटॉन 12 है, डिस्टेंस है सेम, और जब डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा उसका Ie ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन वाले के पास ज्यादा, तो Mg ज्यादा Na से, और यही हमारा Ie हो जाएगा, इसलिए Mg ज्यादा हो जाएगा Na से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। वो कह रहा है कि सोडियम का जो सेकंड Ie है ना, अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम लिखूं और इसका Ie सेकंड में लिख लूं और इसका Ie में फर्स्ट में लिख लूं, अब वो कह रहा है कि सोडियम का जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, मैग्नीशियम के पहले वाले से ज्यादा है। भाई इसका Ie फर्स्ट, इसका Ie फर्स्ट कंपेयर कर लिया, मैग्नीशियम का ज्यादा था, इसका तो Ie फर्स्ट अगले केस में, और सोडियम का सेकंड, तो उस केस में सोडियम का सेकंड ज्यादा होगा। क्यों? अब सोडियम के सेकंड में पता क्या होगा, सोडियम के सेकंड में हाल ये है सोडियम का 28, इतना बुरा हाल है कि 28 है, और ये बुरा हाल पता क्यों है, ये स्टेबिलिटी के कारण है मेरे भाई, 28। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट को मैं फिल करूं 2s2 और 2p6, भाई साहब सेकंड चल इतनी फिल है कि जगह ही नहीं है, इतना बुरा हाल है। ठीक है, बिल्कुल फिल है, फुली फिट स्टेबल। अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, इससे आसान तो मैग्नीशियम का ही पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, तो इसलिए सोडियम का Ie सेकंड, मैग्नीशियम का Ie फर्स्ट से ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, इससे पहले सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, बिल्कुल पक्की बात है, इतना मैंने आपको समझा चुका हूँ, तो इसलिए आप करते रहिए, घर पे बैठ के तैयारी करें और ये वीडियोस देखें, और इनको ज़रूरत पड़े तो दोबारा देखें, और अपनी क्वेरी क्लासेस में आएँ। क्वेरी क्लासेस आपकी ऑल्टरनेट डेज चल रही है, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो कल आपका 11th का है, तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।